एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं जी। ये एक सॉलिड की टाइप है हमारे पास, और ये किस तरह से है इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर आपको दो फिगर्स नजर आ रही हैं जी। एक हमने ली हुई है फिगर नंबर 1, और एक है हमारे पास फिगर नंबर 2। अब इसमें जैसे कि ये ऑरेंज कलर के आपको जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसी भी सॉलिड के जी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि हमने बहुत ही छोटे लेवल पे उनके एटम की जिस तरह से वो अरेंजमेंट है उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों फिगर्स में बड़े वाजे फर्क है कि हैं तो ये दोनों सॉलिड्स ही, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको बड़ा ही रेगुलर सा, एक बड़े ही अरेंज सा है और एक बड़े ही सिस्टमेटिक वे में सारे के सारे जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो इस रेगुलर अरेंजमेंट से बहुत हट के हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट है उनकी, और खास कोई तरतीब नहीं है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक खास तरतीब के साथ वो जो है अरेंज है। ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं, जो बगैर तरतीब के हैं इन्हीं को हम कहते हैं जी अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब ये होते तो जब हम इसको छू कर देखते हैं या इस इन तरह के सॉलिड्स को जब हम हाथ लगाते हैं तो होते तो वो सख्त ही हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड ही होते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम उनको बहुत ही स्मॉल लेवल पे देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, तो वो क्या है, वो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इरेगुलरली वो अरेंज होते हैं। इरेगुलर हम लिख सकते हैं उनकी क्या होती है जी, अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एटम्स जो हमारे पास सॉलिड के अंदर मौजूद हैं, अरेंजमेंट हम पूरा लिख देते हैं जी। मॉलिक्यूल्स जो या एटम्स जो हमारे पास सॉलिड के अंदर मौजूद है वो स्पेसिफिक अगर तरतीब में ना हो तो इन तरह के सॉलिड्स वो हार्ड तो होते हैं, रिजिड तो होते हैं, लेकिन उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, बेतरतीबी सी अरेंजमेंट होती है। उसको हम उन तरह के सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, एक है जी हमारे पास वैक्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास मोमबत्ती होती है और हम उसको जब जलाते हैं तो क्या होता है कि जी उससे वैक्स प्रोड्यूस होती है, या वो जो जिस चीज की बनी हुई है उसमें जो सॉलिड यूज हुआ हुआ है। अब हम मोमबत्ती को जब हाथ लगाते हैं यहाँ पर तो क्या महसूस होती है जी, वो हमें हार्ड ही महसूस होती है, वो रिजिड होती है, और वो हम कहते हैं तो उसको क्या है जी, हम सॉलिड ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको पिघलाया जाता है या उसको एक बहुत ही उसके एटॉमिक लेवल पे हम देखें या उसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होती है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि क्या होती है जी, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये हमने किसका एग्जाम्पल लिखी है जी, हम इसको बता देते हैं, ये हमने लिया एग्जाम्पल वैक्स की। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, जिस तरह मोम हम इसको कहते हैं, और मोमबत्ती जिस तरह से हमारे पास ये जलती है, इनकी एक और खास बात भी है कि हमारे पास जब ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं तो बास साइंटिस्ट इसको एज अ सॉलिड भी कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो लिक्विड की तरह रेंडमली थोड़ा थोड़ा जो है वो मूव कर रहे होते हैं। बिल्कुल लिक्विड की तरह तो नहीं मूव कर रहे होते फ्रीली, या ज्यादा मूवमेंट उनकी तो नहीं होती, लेकिन उनसे थोड़ी सी कम होती है। तो बास जो है वो इसको लिक्विड लाइक सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो इनको क्या कहते हैं जी, लिक्विड लाइक सॉलिड्स। यानी कि इनके अगर हम बहुत ही एटॉमिक लेवल पे या इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज इस तरह से स्पेसिफिकली अरेंज नहीं होता, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमने एग्जांपल ली हुई जी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ये क्रिस्टल है हमारे पास एक, ये क्रिस्टल हम कह सकते हैं, जबकि ये हमारे पास जो सॉलिड है ये अमॉर्फस सॉलिड है। तो ये हमने एक और बात इसके बारे में डिस्कस कर ली। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल इसके साथ ले सकते हैं, जो हमारा ग्लास होता है जी, वो भी किस में कंसिडर होता है, वो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड में कंसिडर होता है। अब देखने को क्या है जी, इसका बड़ा स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, बड़ा अरेंज सा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसके जो एटम्स इस जिनसे मिलके ये बना हुआ होता है जी, वो इस तरह से बगैर किसी तरतीब के जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल हमने ले ली है जी, ग्लास की ले ली है। ठीक है, अब यही वजह है कि जब हम इसको ग्लास टूटता है तो क्या होता है, ये बेतरतीबी अपनी शक्ल में टूटता है। यानी कि कुछ इसकी किरचियां इस तरह से होंगी, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत ही छोटे होंगे, इरेगुलर से इनकी जो है वो इस तरह से क्या हो जाती है, ब्रोकन पीसेस हम कह सकते हैं कि इसके बन जाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद इसकी जो है वो शक्ल इस तरह से बन जाती है। तो इस तरह से हमने देख लिया
कि हमारे पास जो है अमॉर्फस सॉलिड, उनकी कोई खास शेप नहीं होती, कोई जी इनकी खास शेप नहीं है, और ये बगैर किसी तरतीब के जो है एटम्स पड़े होते हैं। लेकिन होते ये एज अ होल, जब हम इनको कहते हैं देखते हैं, तो ये सॉलिड की फॉर्म में ही होते हैं, रिजिड होते हैं, और क्या होते हैं जी, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। इसके बाद इनका एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है जी कि अमॉर्फस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जब वो पिघलते हैं, यानी कि उस पॉइंट पे, यानी कि वो अपनी सॉलिड फॉर्म से, हम कहते हैं कि उस फॉर्म में चले जाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म है, थोड़े से इसके एटम जो है वो और दूर दूर चले जाते हैं, जो इनकी मजीद स्पेस थी वो और ज्यादा, इनके दरमियान में जो खाली जगह मौजूद थी वो और बढ़ जाती हैं जी। वो एक स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि कोई एक टेम्परेचर नहीं होता जिसपे ये मेल्ट हो, पिघलें और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो। वो जी हमेशा एक रेंज होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई एक खास टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होते, बल्कि एक रेंज इनको चाहिए होती है। यानी कि अगर हम ग्लास की बात करें, तो ग्लास की जो रेंज हमारे पास आती है जी, वो हमारे पास है तकरीबन, हम कह सकते हैं 1000 से लेकर, यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है जी, हमारे पास 1500 तक। यानी कि ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ 1500 तक या 1015, सॉरी 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तकरीबन पूरा का पूरा जो है ग्लास पिघल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड जी बिल्कुल इस तरह से है, यूनिट जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जी यूनिट ले लिया है। जिस तरह हम वजन को मेजर कर रहे होते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पर हम जो है टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं जी डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये ग्लास की रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया। इसी तरह से वैक्स की अगर हम बात करें, तो वैक्स नॉर्मली 62 डिग्री सेंटीग्रेड से, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 62 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस रेंज में जो है मोमबत्ती जो है वो पिघलती है। यानी कि यहाँ पर इस टेम्परेचर से स्टार्ट हो जाती है और 65 पे जाके तकरीबन पूरी की पूरी ये मोमबत्ती जो है वो पिघल जाएगी। तो ये है जी हमारे पास एमोर्फस सॉलिड, जिनके अंदर एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की कोई खास तरतीब नहीं होती, लेकिन जब उनको छू कर देखा जाता है या उनको हाथ लगाया जाता है, टच किया जाता है, तो वो क्या होते हैं जी, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं, और इनकी कोई खास मेल्टिंग पॉइंट, एक टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि एक पूरी रेंज होती है। और जब इनको साइंटिस्ट ने, बेसिकली कुछ साइंटिस्ट इसको सॉलिड मानते भी नहीं है, वो कहते हैं कि ये लिक्विड लाइक सॉलिड है, यानी कि इनके दरम्यान में स्पेसिस मौजूद हैं, और जब इनको तोड़ा जाता है तो ये खास तरतीब में ये टूटते नहीं है, बल्कि जैसे ग्लास की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख ली कि वो हमारे पास क्या होते हैं, बिल्कुल इरेगुलरली ब्रोकन पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं।